अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज के बारे में, मतलब स्पाइनल इंजरीज। तो इसकी एक वीडियो अपन पहले अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है और इसके रिलेवेंट एनाटमी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे सी सर्वाइकल, 12 डोर्सल, 5 लंबर, 5 सेकल, 4 कॉक्सिक्स। इस तरह से पूरी वर्टिब्रास के मतलब पूरी स्पाइन के अंदर वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है। इस तरह से डायग्राम अपन डिस्कस किया था। उसके बाद वर्टिब्रा के बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है दो वर्टिब्रास के बीच में, जिनकी यहाँ पर नेमिंग की हुई थी। उसके बाद अपन ने इसके लिगामेंट्स के बारे में देखा था कि कहाँ पर कौन सा लिगामेंट होता है। पोस्टल साइड होगा पोस्टल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके बाद लिगामेंटम फ्लेवम, इस तरह से यहाँ पर इसके लिगामेंट्स है। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो वर्टिब्रास है इसके इसके 3 कॉलम्स में इसको क्लासिफाई किया है, मतलब इसको डिवाइड किया है, एंटीरियर कॉलम, पोस्टीरियर कॉलम एंड मिडल कॉलम के। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके अपने इंटरनेट पे देखी थी। और उसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा था इसका बायोमैकेनिज्म ऑफ इंजरीज, बायोमैकेनिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर था इसके अंदर स्टेबल एंड अनस्टेबल इंजरीज। उसके बाद यहाँ पर आज अपन डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो अपन ने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को अपन ने क्लासिफाई किया है। यहाँ पे स्पाइनल इंजरीज आर बेस्ट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इनटू द फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज को अपन देखेंगे। इसके यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फ्लेक्शन इंजरी, फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी, वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी, एक्सटेंशन इंजरीज। उसके बाद फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी, डायरेक्ट इंजरी एंड इनडायरेक्ट इंजरी ड्यू टू वॉयलेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी अपन यहाँ पर देखते हैं इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है था फ्लेक्शन इंजरीज। ओके, तो फ्लेक्शन इंजरी का डायग्राम अपन यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके साथ अपन देखते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्लेक्शन जो इंजरी है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट अपन को देखने को मिलती है, कॉमनेस्ट स्पाइनल इंजरीज है ये। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर heavy blow across the shoulder by a heavy object, and second है fall from a weight on the heel of the toes। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर वो शोल्डर के ऊपर गिर जाए तो उस कारण से फ्लेक्शन इंजरीज हो सकती है। या फिर यहाँ पर जो है फॉल फ्रॉम हाइट ऑन द हील और एट बटक्स। अगर कोई पर्सन है, अगर वो ऊपर से गिर गया है, थोड़ी हाइट से वो गिर गया है, और अगर उसका जो सबसे पहले उसके हील से या बटक्स नीचे आता है, मतलब इस कार्य के अंदर बटक्स है, या फिर कोई सामने ऊपर से गिरा है तो उसके हील्स पे ग्राउंड को टच कर सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे फ्लेक्शन इंजरी, जो कि इस तरह से अपन को देखने को मिलती है। उसके कारण से अपन को इस तरह की इंजरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी वर्टिब्रा के अंदर। ओके, तो यहाँ पर है रिजल्ट्स। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा डोर्सल लंबर स्पाइन के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वाइकल स्पाइन में। इन द सर्वाइकल स्पाइन अ फ्लेक्शन फोर्स कैन रिजल्ट इन a sprain of the ligament and muscle of the back of the neck, compression fracture of the vertebral body C5, C7 and dislocation of one vertebra ओवर अनोदर। तो यहाँ पर तो मान लो कोई पर्सन है वो इस तरह से गिरा है, उसके अंदर फ्लेक्शन इंजरी हुई है, तो जिस कारण से अपन को सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्प्रेन ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स देखने को मिलेगी, वो भी बैक ऑफ द नेक पर, नेक के पीछे वाले पार्ट पर। उसके बाद यहाँ पर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी हो सकता है ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी का C5 to C7 एंड। उसके बाद यहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अनदर। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रास है उसका डिसलोकेशन हो सकता है, लिगामेंट्स मसल्स का स्प्रेन हो सकता है, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं यहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है डोर्सल लंबर स्पाइन में। इन द डोर्सल लंबर स्पाइन दिस फोर्स कैन रिजल्ट इन अ वेज कंप्रेशन ऑफ द वर्टिब्रा। डोर्सल लंबर स्पाइन में क्या होगा ना, इस तरह के फोर्स लगने के कारण यहाँ पर वेज कंप्रेशन होगा वर्टिब्रास के अंदर। In the stable injury, it is a stable injury if compression of vertebra is less than 50% of its posterior height। तो यहाँ पर है, अगर जो यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है तो वो अगर 50% से कम होता है तो यहाँ पर ये स्टेबल इंजरी अपन इसको कह सकते हैं। इट इज़ स्टेबल इंजरी, ये एक तरह की स्टेबल इंजरी होती है इफ़ कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रा इज लेस देन 50%। अगर जो वर्टिब्रा का जो कंप्रेशन है अगर वो 50% से कम होता है तो। ठीक है, उसके बाद अपन ने डायग्राम डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लेक्शन इंजरी। तो इसका भी अपन डायग्राम देखते हैं। फ्लेक्शन इंजरी का डायग्राम इस तरह से। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी।
This is the worst type of spinal injury because it levels a high unstable spine and is associated with a high incidence of न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो फ्लेक्शन रोटेशन जो इंजरी होती है ना काफ़ी मतलब सीवियर हो जाती है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये इंजरीज होती है, इसलिए यहाँ पे इसको वर्स्ट टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी कहा गया है। क्योंकि क्या होता है ना, ये इसके कारण जो हाईली अनस्टेबल स्पाइन अपन को देखने को मिलती है। जिस तरह से अपन ने यहाँ पे देखा था कि स्टेबल इंजरी हो सकती है, उस तरह से ये वाली जो होती है वो अनस्टेबल स्पाइन के रूप में अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है एंड इज एसोसिएटेड विद हाई इंसिडेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो इस कारण से यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी पर्सन के अंदर हो सकते हैं इस तरह से अगर कोई गिरता है तो इसको एग्जांपल देखते हैं। हैवी ब्लो ऑन टू वन शोल्डर क्रॉसिंग अ ट्रंक टू बी इन फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड, अ ब्लो ऑल और फॉल ऑन पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेड। ठीक है, तो मान लो ये पर्सन है जिसके ऊपर यहाँ से कोई सामान गिरा है जिस कारण से ये सीधा था पहले, तो उसका इस तरह से रोटेशन अपन को देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है और जो जो पर्सन है उसका थोड़ा सा रोटेशन होता है, यहाँ पे फ्लेक्शन एंड रोटेशन होता है ऑपोजिट साइड, तो उसको अपन कहते हैं फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी। ओके, जिस कारण से अपन को यहाँ पे जो स्पाइन है उसके अंदर इस तरह की इंजरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो भी टूटी हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे चीप फ्रैक्चर्स भी अपन को देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर आता है रिजल्ट्स इन अ सर्वाइकल स्पाइन। यहाँ पर भी अपन पहले देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन के अंदर दिस फोर्स कैन रिजल्ट इन डिसलोकेशन ऑफ द फेसेट जॉइंट ऑन वन और बोथ साइड। तो यहाँ पे जो फेसेट जॉइंट होता है ना उसका अपन को डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। अपन ने पहले की वीडियो के अंदर देखा था कि जो फेसेट जॉइंट क्या होता है, फेसेट जॉइंट यहाँ पर इस तरह से होता है, जो वर्टिब्रा होती है ना उनके बीच में यहाँ पे फेसेट जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे जो फेसेट जॉइंट है इसका डिसलोकेशन हो सकता है। उसके बाद है फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है इन द डोर्सोलंबर स्पाइन। डोर्सोलंबर स्पाइन के अंदर दिस फोर्स कैन रिजल्ट इन अ फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द स्पाइन। तो यहाँ पर क्या है ना, जो डोर्सोलंबर स्पाइन है उस एरिया के अंदर भी यहाँ पर फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, मतलब वो अपन को देखने को मिलता है फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी के अंदर। हेयर वन वर्टिब्रा इज ट्विस्टेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द वन बिलो इट। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा है उनका ट्विस्ट अपन को देखने को मिलता है फ्रंट साइड के अंदर। वाइल डिसलोकेटिंग द अपर वर्टिब्रा टेक्स अ slice of body to a lower vertebra with it. This is extensive damage to the neural arch and posterior ligament complex. It is a highly unstable injury. तो ये वाली जो इंजरी होती है ना ये हाईली अनस्टेबल इंजरी होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे जो एक्सटेंसिव डैमेज टू अ न्यूरल आर्च एंड पोस्टर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है एंड न्यूरल जो आर्च है उसका डैमेज होता है। तो अपन ने पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो इस तरह से अपन ने पूरे लिगामेंट्स देखे थे यहाँ पर लिगामेंट फ्लेमम, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होते हैं इन सबको यहाँ पर कहा जाता है पोस्टीरियर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इनके अंदर सबके अंदर भी यहाँ पर डैमेज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर था न्यूरल आर्च। तो ये भी अपन ने पहले की वीडियो के अंदर देखा था जहाँ पर अपन ने इसके एनाटॉमी पढ़ी थी कि न्यूरल जो आर्च होता है वो मिलकर बना हुआ होता है पेडिकल्स से, उसके बाद लेमिना से, स्पाइनस प्रोसेस इससे एंड आर्टिकुलेटिंग फैशन जो कि अभी अपन ने देखा था एक डायग्राम में। तो इस तरह से एक न्यूरल आर्च बनता है। तो अगर इस तरह की इंजरी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन को न्यूरल आर्च के अंदर डैमेज देखने को मिलेगा एंड जो पोस्टर लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है इसका भी डैमेज देखने को मिलेगा। इस कारण से इसको हाईली अनस्टेबल इंजरी कहा गया है, क्योंकि अगर लिगामेंट्स टूट जाएंगे तो वो स्टेबल कैसे रह पाएगी स्पाइन, इसलिए। तो अपन आपने इसकी वीडियो नहीं देखी होगी, इसके पहले की वीडियो जिसके अंदर अपन एनाटॉमी पढ़ी थी उसको पढ़ना, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद आपको ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ईजिली समझ आएगा। ओके, तो अपन ने ये वाला देख लिया फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी। उसके बाद यहाँ पर आता है वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी। इसका भी अपन यहाँ पर डायग्राम दे सकते हैं कि इस तरह से कोई पर्सन था जो सीढ़ी से इस तरह से गिर गया, जिसका हेड है वो नीचे आ गया, उसके जो लेग्स है वो ऊपर है, तो इस कारण से उसको इस तरह से यहाँ पे इंजरी देखने को मिलेगी वर्टिब्रास के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉमन स्पाइनल इंजरी, काफ़ी कॉमन स्पाइनल इंजरी है। अ ब्लो ऑन द टॉप ऑफ हेड बाय सम ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ऑन द हेड, अ फॉल फ्रॉम हाइट इन इरेक्ट पोजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला दिखाया गया है डायग्राम के अंदर कि पर्सन है वो इस तरह से गिर गया है, तो इस कारण से उसको किस तरह की इंजरी अपन को देखने को मिलेगी।
इन द सर्वाइकल स्पाइन, यहाँ पर सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन की बात हो रही है. दिस फोर्स रिजल्ट्स इन अ बर्स्ट फ्रैक्चर दैट इज द वर्टिब्रा बॉडी इज क्रस्ड थ्रू आउट इट वर्टिकल डायमेंशन. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बर्स्ट फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा. जो वर्टिकल बॉडी इज क्रस्ड थ्रू आउट द वर्टिकल डायमेंशन. तो वर्टिकल डायमेंशन के अंदर जो वर्टिब्रा है इसका क्रस्ट फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा. आप देख सकते हो यहाँ पे कितने छोटे 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 पार्ट है इस तरह से. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अ पीस ऑफ बोन और डिस्क में गेट डिस्प्लेस्ड इनटू द स्पाइनल कैनाल कॉजिंग प्रेशर ऑन द कॉर्ड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो बोन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो रही है. और यहाँ पे जो क्रस्ट तरह का एक फ्रैक्चर हुआ था जिस कारण से यहाँ पे जो कॉर्ड होती है ना उसके अंदर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिस कारण से वहाँ पे प्रेशर पड़ने के कारण जो जहाँ जिस एरिया की नर्व जो जिस एरिया पे सप्लाई कर रही है ना उसके ऊपर इफेक्ट आएगा. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन द डोर्सोलंबर स्पाइन. डोर्सोलंबर स्पाइन के अंदर क्या होगा, दिस फोर्स रिजल्ट्स इन अ फ्रैक्चर सिमिलर टू डेट इन द सर्वाइकल स्पाइन. तो ये भी सर्वाइकल स्पाइन की तरह से ही अपन को डोर्सोलंबर स्पाइन के अंदर भी देखने को मिलेगा. बट क्या होगा ना, यहाँ पे ड्यू टू अ वाइल्ड कैनाल, तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी वाइल्ड कैनाल होती है डोर्सोलंबर स्पाइन के अंदर. एट दिस लेवल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रियली अकर्स. तो यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या न्यूरोलॉजिकल जो भी डैमेज अपन को देखने को मिल रहा था वो रियली अपन को देखने को मिलेगा. इस कारण से ये एक अनस्टेबल इंजरी है. ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सटेंशन इंजरी. तो यहाँ पर एक डायग्राम है एक्सट्रैक्शन इंजरी का मैकेनिज्म है और यहाँ पर इंजरीज अपन को इस तरह से देखने को मिलेगी. तो एक पर्सन है जो कि कार ड्राइव कर रहा था तो उसका आगे की तरफ एक्सटेंशन होगा, मतलब हाइपर एक्सटेंशन होगा, जिस कारण से उसको इस तरह की इंजरी अपन को देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना एक्सटेंशन इंजरी के अंदर, दिस इंजरी इज कॉमनली सीन इन द सर्वाइकल स्पाइन. तो कॉमनली तो ये अपन को सर्वाइकल जो स्पाइन वाला एरिया होता है ना वहाँ पर देखने को मिलती है. अभी क्यों होती है इसका एग्जाम्पल है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, द फोरहेड स्ट्रेकिंग अगेंस्ट द वाइट स्किन फोर्सिंग द नेक इनटू हाइपर एक्सट्रेक्शन. तो कोई पर्सन है जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, मतलब कोई ड्राइव कर रहा था तो उसका जो फोरहेड स्ट्रेकिंग होगा अगेंस्ट द वाइल्ड स्किन, मतलब ये वाला जो स्किन है ना इसके ऑपोजिट, फोर्स द नेक इनटू हाइपर एक्सटेंशन. जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंशन के अंदर चली जाएगी. ठीक है, इस कारण से यहाँ पे एक्सटेंशन इंजरी अपन ने इसको कहा है. उसकी बात है यहाँ पे सेलो वाटर ड्राइविंग, द हेड हिटिंग द ग्राउंड एक्सटेंडिंग द नेक. तो इस कारण से भी इस तरह का अगर एक्सीडेंट होता है उसके अंदर भी अपन को यहाँ पर एक्सटेंशन इंजरी देखने को मिलेगी इस तरह से. तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आएंगे, दिस इंजरी इज द चीफ फ्रैक्चर ऑफ द एंटेरियल रिम ऑफ द वर्टिब्रा. समटाइम दिस इंजरी में बी अनस्टेबल. तो कभी कभी क्या होता है ना, जो इंजरी होती है वो अनस्टेबल रहती है और यहाँ पर चीफ फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलेगा एंटेरियल रिम के अंदर, जो कि अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये देखो थोड़ा सा बोन का जो पार्ट है वो यहाँ से निकल गया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया है. ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी. इसका भी यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है. यहाँ पे जो सीट बेल्ट बांधने के कारण यहाँ पर इस तरह से अपन को फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी हुई है, जिस कारण से अपन को जो इंजरी है वो इस तरह से देखने को मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रिसेंटली डिस्क्राइब्ड स्पाइनल इंजरी बिगनिंग रिकॉग्नाइज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज वेयर यूज्ड ऑफ सीट बेल्ट इज कंपल्सरी व्हाइल ड्यूरिंग अ कार ड्राइविंग अ कार. तो ये कब होता है, जब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पर कंपल्सरी है कि आप जब कार ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पर आप सीट बेल्ट लगाएंगे. सीट बेल्ट लगाने के कारण यहाँ पर जो इस तरह की इंजरी अपन को देखने को मिलती है, क्योंकि ये जब वो ब्रेक लगते हैं तो पर्सन है वो आगे की तरफ आ जाता है इस कारण से. तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हुआ है, विद द सडन स्टॉपिंग ऑफ अ कार the upper part of the body is forced forward by an entire while the lower part is tied to the seat by द सीट बेल्ट. तो यहाँ पे ये लिखा होगा अगर सडनली जब कार को स्टॉप किया जाता है तो पर्सन तो यहाँ बैठा होता है लेकिन उसकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन में आगे की तरफ निकलती है, जिस कारण से यहाँ पे बेल्ट बंधी हुई रहती है. तो ये वाला पार्ट यहीं पर रह जाता है और ये वाला पार्ट आगे निकल जाता है, जिस कारण से यहाँ पर इस तरह की इंजरी अपन को देखने को मिलती है. द फ्लेक्शन फोर्स दस जनरेटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन विथ इट. ओके, तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, द कॉमनली रिजल्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर एक्सटेंडिंग इनटू द पोस्टीरियर एलिमेंट एंड इन्वॉल्विंग द पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज टर्म्ड एज चेंज फ्रैक्चर. इट इज अ अनस्टेबल इंजरी. तो ये एक तरह की अनस्टेबल इंजरी है और इसको यहाँ पे चेंज फ्रैक्चर कहा गया है. क्यों कहा गया है, इट्स कॉमनली रिजल्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर देखने को मिलता है एक्सटेंडिंग इनटू द पोस्टीरियर एलिमेंट
एंड इन्वॉल्विंग अ पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और आता है, इसका नाम है डायरेक्ट इंजरी। ओके, तो डायरेक्ट इंजरी के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी, काफ़ी रेयर है, अपन को देखने को मिलती है रेयरली। तो ये क्यों होती है, जैसे कि बुलेट इंजरी अपन कह सकते हैं, जिसको बुलेट इंजरी की को अपन कहेंगे डायरेक्ट इंजरी, क्योंकि वो डायरेक्ट अंदर आती है। या फिर अपन यहाँ पर कहेंगे लाठी ब्लो हिटिंग अ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। जब सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस में कोई लाठी जो है उसका हिट हो, उस कारण से भी यहाँ पर डायरेक्ट इंजरी अपन कहते हैं इसको, अगर लाठी वगैरह से होता है तो उसे। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट्स है, एनी पार्ट ऑफ वर्टिब्रा में बी सेम्स्ड बाय अ बुलेट बट अ लाठी ब्लो जनरली कॉजेज द फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस तरह से अपन को यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस जो होते हैं ना, वहाँ का फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है, मतलब जिस पार्ट पे मारेंगे ना उसी चीज़ का अपन को मेनली देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आता है वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज अ रेयर इंजरी, ये रेंज इंजरी है। एग्जाम्पल है सडन वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द श्वास। तो श्वास जो होती है ना, अगर उसका सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है किसी वॉयलेंस के कारण, तो उसको अपन कहते हैं वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वॉयलेंस के कारण यहाँ पे जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसका अपन को यहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन डायग्राम में देखते हैं, जो ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। एक अपन ने देखा था स्पाइनस प्रोसेस वाला, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा था। उसके बाद यहाँ पर है ऑफ मल्टीपल लंबर वर्टिब्रा, इट मे बी एसोसिएटेड विद अ हग रेट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा। ओके, तो इस तरह से होता है वॉयलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी अपन ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, इसके अंदर अपन ने स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज होते हैं ना उसके यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में डिस्कस किया, जो कि थे फ्लेक्शन इंजरी, फ्लेक्शन रोटेशन इंजरी, वर्टिकल कंप्रेशन इंजरी, एक्सटेंशन इंजरी, फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन इंजरी, डायरेक्ट इंजरी एंड इनडायरेक्ट इंजरी ड्यू टू वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्लासिफिकेशंस के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्लिनिकल फीचर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। द पेशेंट विद स्पाइनल इंजरी में प्रेजेंट इन द फॉलोइंग वे। तो अगर किसी पर्सन के अंदर, मतलब किसी पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, मतलब स्पाइनल इंजरीज है, तो उसके अंदर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जो कि है पेक, मतलब पेन इन द बैक, और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पेन इन द बैक के अंदर। पेन इन द बैक फॉलोइंग अ सीवियर वायलेंस ऑफ to the spine. The history is often so classic that one can predict the type of injury likely to have been sustained. At times, the pain is slight and one may not even suspect a spinal injury. Sometimes a mild compression fracture of the vertebra may occur from a little jerk in the osteoporotic spine of an elder person. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मान लो अपने पास कोई पेशेंट आया और उसको वहाँ पर जो बैक है उसकी वहाँ पर उसको पेन हो रहा है, तो वो क्या होता है ना, मान लो उसको किसी जगह पे उसको सीवियर वॉयलेंस हुआ है स्पाइन के अंदर, तो उसको वहाँ पे पेन हो सकता है बैक के अंदर। द हिस्ट्री ऑफ ऑप्टा क्लासिक, तो उसकी हिस्ट्री इतनी क्लासिक होती है कि अपन पता लगा सकते हैं कि उसको किस तरह की इंजरी वहाँ पर हुई है। अभी अपन ने देखा था कि अपने ने कितने सारे टाइप्स देखे थे इंजरीज के। तो क्या होता है ना, एट टाइम द पेशेंट इज स्लाइड एंड वन में नॉट इवन सस्पेक्ट द स्पाइनल इंजरी। तो कभी कभी पेन जो है वो इतना कम होता है कि अपन उसको ठीक से पता नहीं लगा सकते कि कौन सी स्पाइनल इंजरी के कारण अपन को, जो पेशेंट है अपना जो पेशेंट है उसको उसकी मतलब किस इंजरी के कारण उसको पेन हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे सम टाइम द माइल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा अकर्स फ्रॉम अ लिटिल जर्क। तो कभी कभी यहाँ पे माइल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं पर्सनस के अंदर, मतलब वर्टिब्रा के मतलब जो पर्सन है उसकी वर्टिब्रा के अंदर। तो और यहाँ पर जो ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन ऑफ एल्डर पर्सन, अगर किसी एल्डर पर्सन की ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन है तो उसके अंदर लिटिल जर्क से भी वहाँ पर उसको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। Mild compression fracture in the vertebral body occurs from a little jerk in the osteoporotic spine of an elder persons की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की। सम टाइम अ पर्सन इज ब्रोट टू द हॉस्पिटल विथ
with complaints of inability to move the limb and loss of sensation. Mostly there is a history of violence to a spine immediately preceding the onset of these complaints. Sometimes the paralysis may ensue late or may extend proximally due to traumatic intraspinal hemorrhage. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो कोई पेशेंट है, अगर अपन किसी को पेशेंट को कुछ मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जो पेशेंट को लाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो अपन को उसके अंदर देखने को मिलता है जो पेशेंट है वो अपने जो लिम्स है उसको मूव नहीं कर पा रहा है, उसको सेंसेशन यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, मतलब वो उसके जो लिम है उसको मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके अंदर वो इनेबिलिटी है, तो ये अपन को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कभी कभी मोस्टली क्या अपन को देखने को मिलता है कि जो स्पाइन के अंदर अपन को जो भी स्पाइन की इंजरी के कारण अपन को जो भी देखने को मिल रहा है वो किसी वायलेंस के कारण हो सकता है। ओके, तो जो समटाइम क्या होता है, जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस में अकर्स लेटर, कि जब अपन को पता नहीं लगता कि पैरालिसिस क्यों है, क्योंकि पैरालिसिस यहाँ पर को कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है ऑन एन एक्सटेंड प्रोक्सिमली ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंट्रास्पाइनल हेमरेज, और ये एक्सटेंड करता है और मैं एक्सटेंड फ्रॉम प्रोक्सिमली मतलब प्रोक्सिमल साइड ही एक्सटेंड करता जाता है ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंट्रास्पाइनल हेमरेज के कारण। उसके बाद यहाँ पर आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के एग्जामिनेशन, किसका एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन, तो जनरल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, क्विक जनरल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड out to alleviate any hypovolemic shock and associated injury to the head, chest and abdomen। तो जनरल क्लासिफिकेशन अपन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक है या नहीं है, एसोसिएटेड कौन सी मतलब हेड चेस्ट एंडोमेन से रिलेटेड कौन सी वहाँ पर इंजरीज हुई है, ताकि अपन उसका जल्दी से ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो जिसकी जो पर्सन है उसकी जान पे भी बना सकती है, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। और हेड चेस्ट एब्डोमेन है वहाँ की इंजरी का भी अपन को पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाए, तो कि अगर इस जगह पे कोई इंजरी या फिर डैमेज होता है तो काफ़ी सीवियर हो जाता है, जो पेशेंट है उसकी जान बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपन को इन सब चीज़ों को चेक करना है ताकि अपन पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए। फिर यहाँ पर जनरल एग्जामिनेशन के बाद आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इट इज़ कैरिड आउट बिफोर एग्जामिन द स्पाइन पर से। बाय डूइंग सो इट विल पॉसिबल टू फाइंड द accepted segment of vertebral damage, its level of motor paralysis, loss of sensations and the absence of reflexes are a guide to the neurological level of injury. It is easy to calculate the accepted vertebral level from the neurological level। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो अपन करवाते हैं, जो स्पाइन जो होती है स्पाइन की जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके पहले अपन यहाँ पे करवाया जाता है। बाय डूइंग सो इट विल बी पॉसिबल टू फाइंड द एक्सेप्टेड सेगमेंट ऑफ वर्टिबल डैमेज, ताकि जो वर्टिबल डैमेज हुए ना उसको अपन पता कर पाए कि कौन से सेगमेंट में या फिर किस जगह पे इंजरी या डैमेज हुए। द लेवल ऑफ मोटर पैरालिसिस, तो यहाँ पे जो पैरालिसिस मोटर पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को, लॉस ऑफ सेंसेशन से हो सकता है, एंड द एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सब अपन को गाइड करते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब किसी तरह के न्यूरोलॉजिकल लेवल पर इंजरी हुई है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट टू एक्सेप्ट वर्टिबल लेवल फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन है उसका एग्जामिनेशन। इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी एट मोस्ट केयर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। इफ सच केयर is not observed in an unstable spine movement at the fracture site may cause damage to the spinal cord। Okay, the patient should be tilted by an assistant just enough to permit the surgeon hand to be introduced under the general injured segment. One may be able to fall the prominence of one or more of the spinous process, tenderness, crepitus and hematoma at the site of injury। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अपन को जो स्पाइन है उसका एग्जामिनेशन अपन को यहाँ पे करना है। इन द पेशेंट विद सब्सपेक्टेड स्पाइनल इंजरी, तो अपन को यहाँ पे लगता है कि कोई पर्सन है जिसके अंदर स्पाइनल इंजरी हुई है, उसको अपन को ध्यान से मतलब उसको ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं अपन जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अपन को वहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। मतलब जितना हो सके उतना अपन को उसकी केयर करनी है और उसका आराम से अपन को एग्जामिनेशन करना है। एट मोस्ट केयर मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। इफ सच केस इज नॉट ऑब्जर्व्ड
इन एन अनस्टेबल स्पाइन मूवमेंट एट द फ्रैक्चर साइड में कॉज डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। और अगर वहाँ पर अनस्टेबल स्पाइन अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि अभी अपन ने फ्रैक्चर मतलब उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, उसके अंदर अपन ने देखा था कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे अपन को लगता है कि अनस्टेबल स्पाइन है तो उसके मूवमेंट्स अपन को ज़्यादा नहीं करवाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा करवाएंगे तो उसके वहाँ पर और भी डैमेज बढ़ सकते हैं। द पेशेंट शुड बी टिल्टेड बाय असिस्टेंट जस्ट इनफ टू परमिट द सर्जन हैंड टू बी इंट्रोड्यूस अंडर द इंजर्ड सेगमेंट। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट होता है एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होता है जितना वो बोले उसको उतना ही टिल्ट करना है, जो कि वहाँ पे जो असिस्टेंट होता है उसके द्वारा, ठीक है। मस्ट में बी एबल टू फील द प्रोमिनेंस, तो वहाँ पे जो इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इंजर्ड सेगमेंट वो अपने हाथ डालते हैं, वहाँ पे चेक किया जाता है। वन में बी एबल टू फील द प्रोमिनेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस टेंडरनेस क्रीपिटस एंड हेमेटोमा ऑफ द साइट ऑफ इंजरी। तो उसको ये सब देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो ये था यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन। अब इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है किसी पर्सन के अंदर तो उसका इन्वेस्टिगेशन अपन किस तरह से करेंगे। तो इसका इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे एक्सरे करवा के, टोमोग्राम करवा के, एमआरआई करवा के एंड सीटी स्कैन करवा के। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सरे की, प्लेन एक्सरे की। इट इज़ यूजफुल इन, ये अपन जो एक्सरे है वो किस चीज़ पे करवाते हैं और किस जगह पे ये हेल्पफुल रहता है। तो अपन एक्सरे करवाते हैं उससे अपन को हेल्प मिलती है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस का कंफर्मेशन, असेसमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उसको अपन अच्छे से समझ पाए, असेसमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है उसको अपन अच्छे से समझ पाए। इन सब में वो एक्सरे जो अपना होता है प्लेन एक्सरे वो हेल्प करता है। फॉलोइंग फीचर्स में बी नोटेड ऑन प्लेन एक्सरे, तो कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि अपन को नोट करने होते हैं प्लेन एक्सरे के अंदर, जो कि है चेंज इन द जनरल अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन का जनरल अलाइनमेंट है उसका कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ है वो सब, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ द वर्टिब्रा, उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, फ्रैक्चर ऑफ द पोस्चरल एलिमेंट जैसे कि पेडिकल्स, डेट इज पेडिकल, लेमिना, ट्रांसफर्स प्रोसेस एक्सेट्रा। ये सब अपन को चीज़ें चेक करनी होती है एक्सरे के अंदर, अगर अपन स्पाइन का एक्सरे करवा रहे हैं उसके अंदर कि कहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, क्या चेंजेस अपन को देखने को मिल रहा है वो सब। उसके बाद यहाँ पर आता है टोमोग्राम। तो टोमोग्राम हेल्प इन बेटर डेलिनिएशन ऑफ द डाउटफुल एरिया, तो जहाँ पर डाउटफुल एरिया है वहाँ पर टोनोग्राफ करवा सकते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझा पाए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। माइलोग्राफी हैज़ नो रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट स्पाइनल इंजरी, अगर अपन एक्यूट स्पाइनल इंजरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर उसकी जगह मतलब उसके अंदर अपन माइलोग्राम कराते हैं तो अपन को उसके अंदर कोई मतलब हेल्प देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आता है एमआरआई, इट इज़ द बेस्ट मोबिलिटी ऑफ इमेजिंग इन इंजर्ड स्पाइन, मतलब काफ़ी अच्छा होता है जगह इंजर्ड स्पाइन है उसको चेक करने के लिए। इन एडिशन द शोइंग बेटर इन डिटेल इन इंजर्ड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, इट शो वेरी वेल द एनाटमी ऑफ द कोड, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अपन इसका एमआरआई कराए, जिससे अपन को वहाँ पर जो इंजर्ड बोन है उसकी डिटेल मिल पाएगी, सॉफ्ट टिश्यूज़ की अपन को समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है अगर अपन एमआरआई कराएंगे तो। एंड सो वेरी वेल द एनाटमी ऑफ द कोड, और कोड की जो एनाटमी है वो भी अपन को इससे देखने से समझ आएगी काफ़ी अच्छे से एमआरआई कराने के बाद। उसके बाद है यहाँ पे सीटी स्कैन, दिस कैन बी डन वेयर फैसिलिटी ऑफ एमआरआई इज़ नॉट अवेलेबल, तो जहाँ पे एमआरआई नहीं होती वहाँ पर अपन सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जहाँ पे एमआरआई अवेलेबल नहीं है वहाँ जगह पे। वन कैन सी द डैमेज स्ट्रक्चर मोर क्लियर, तो इसके अंदर अपन को जो स्ट्रक्चर होते हैं डैमेज स्ट्रक्चर उसको काफ़ी अच्छे से अपन समझ पा सकते हैं। एंड मेक नोट टू एनी बोनी फ्रेगमेंट इन द कैनाल, ओके। तो इस तरह से अपन इसका इन्वेस्टिगेशन किया। इसके बाद आएंगे इसके ट्रीटमेंट, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अपन किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है इसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़े थे इसका क्लासिफिकेशन की कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, क्लिनिकल फीचर्स देखने के बाद अपन इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अपन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसके ट्रीटमेंट्स। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।